नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली में क्रांति संभव स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव शो के बिल्कुल नए एपिसोड में, जिसमें हम लेकर आ रहे हैं एक से एक गाड़ियां आपके लिए। सबसे पहले आपको बता दें कि जो मोस्ट टॉक्ड अबाउट गाड़ी है वो हमने चला ली है, मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा। उसकी स्टोरी लाएंगे, इसके अलावा और क्या खास है आज के एपिसोड में, सबसे पहले वही बताते हैं। टाइम्स ड्राइव शो में आज हम आपको लेकर चलेंगे ग्रैंड विटारा के एक ग्रैंड ड्राइव के ऊपर उदयपुर से दिल्ली। बताएंगे कि फ्यूल एफिशिएंसी इसकी कैसी रही। वॉल्वो ने 2023 की अपनी नई लाइनअप पेश कर दी है। क्या गाड़ियां आई हैं, किस कीमत पर, बताएंगे सब कुछ। और करेंगे बातचीत मर्सिडीज इंडिया के चीफ मार्टिन श्वेंक से और जानेंगे कि साइरस मिस्त्री वाले हादसे के बाद कंपनी ने एक अलग से टीम क्यों बुलवाई हांगकांग से। ये लेक है जिसका नाम है फतेह सागर, ये है शहर जिसका नाम है उदयपुर, और ये है कार जिसका नाम है मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा, और ये वर्जन है जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला। आपको पता ही होगा टोयोटा और मारुति ने गठजोड़ के साथ ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन पेश किया है। इंडियन कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में, मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में ये यूनिक डिस्ट्रप्टिव प्रोडक्ट है, क्योंकि अभी तक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ऑप्शन कस्टमर्स को मिलता नजर नहीं आया था। लेकिन इसमें केवल हाइब्रिड की बात नहीं है, इसमें हम देख सकते हैं कि इसका असर शायद डीजल मार्केट के ऊपर भी हो, इसका असर क्रेटा सेल्टॉस जो कि पहले से चैंपियन गाड़ियां हैं उनके ऊपर हो। कैसा असर होगा वो जांचने के लिए हम इसे उदयपुर से दिल्ली तक लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इसकी टेस्टेड फ्यूल एफिशिएंसी देखें तो वो ऑलमोस्ट 28 kmpl के आसपास है, और वही हम जांचेंगे कि लॉन्ग जर्नी में, लॉन्ग ड्राइव में इसकी एफिशिएंसी कैसी है। गाइस, हमारा पहला चाय स्टॉप आ गया है, और चाय ख़त्म करने से पहले थोड़े से नंबर्स की बात हम कर लें। यहाँ पर जिस ट्रिप की हम बात कर रहे हैं उदयपुर से दिल्ली, लगभग जो अभी ट्रिप हमें देखने को मिल रहा है, लगभग 630 किलोमीटर्स के आसपास का ट्रिप हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें ऑलमोस्ट 100 हमने कवर कर लिया है। और अभी जो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी अभी तक दिख रही है, क्योंकि हम लोग शहर भी हमने क्रॉस किया, कुछ एक जगह मैंने काफ़ी तेज़ एक्सीलेट भी किया जस्ट टू टेस्ट इट। तो आपको बता दें कि इस वीडियो में हम जो रियल लाइफ जिस तरह से ड्राइविंग होती है वहाँ उस तरीके से इसे टेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी निकालने के लिए बहुत ही हौले हौले चलाएंगे। इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। इसके अलावा कुछ एक चेंजेस के बारे में, कुछ एक नंबर्स के बारे में आपको बता दूँ। जैसे ये जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन है वो माइल्ड हाइब्रिड से कई मायनों में अलग है। ऑब्वियसली जो हाइब्रिड के मैकेनिज्म है वो तो है ही, लेकिन इसमें जो लगा हुआ इंजन है वो मैं आपको बताता हूँ कि तो एक तो जो सबसे बड़ा फ़र्क आपको नज़र आएगा, इसमें भी 1.5 पेट्रोल ही आपको इंजन मिलेगा, लेकिन साथ में इलेक्ट्रिक मोटर भी मिलेगा। तो ये जो है वो आता है ECVT ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ। तो ये जो इसका जिगर है, जो हार्ट है इस कार का, वो बिल्कुल ही अलग है हम अगर माइल्ड हाइब्रिड की बात करें, और ये अगल बगल आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जो फ्यूल एफिशिएंसी है वहाँ पे आप फ़र्क देखेंगे ऑलमोस्ट 6 kmpl, 27.97 के आसपास, यानी ऑलमोस्ट 28 kmpl टेस्टेड फ्यूल एफिशिएंसी इस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ आपको देखने को मिल रही है। तो गाइस, अब बात करते हैं इस ड्राइव की, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ड्राइव कैसा है और ओवरऑल परफॉर्मेंस बिहेवियर कैसा है। शुरुआत में बहुत ही मामला क्वाइट सा आपको लगेगा, बहुत ही शांत आपको इसकी शुरुआत लगेगी, क्योंकि अगर आपने बहुत ही हौले हौले एक्सीलेट किया, बहुत ताबड़तोड़ एक्सीलेट नहीं किया, तो फिर ये EV मोड में जाएगी ऑलमोस्ट 40 kmph तक, और उसके बाद ये फिर पेट्रोल इंजन के ऊपर शिफ्ट कर जाती है। और जिसका मैकेनिज्म है वो काफ़ी मुझे स्मार्ट सा लगा। जब आप कोस्ट कर रहे होते हैं, क्रूज़ कर रहे होते हैं, तो कई बार बैटरी के परसेंटेज के हिसाब से कितना चार्ज है उस हिसाब से ये खुद ब खुद EV मोड में चली आती है, जिससे कि आपकी फ्यूल जो है वो बचती है। आप सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड का फ़ायदा असल वहाँ पे उठा पाते हैं। और ड्राइविंग डायनामिक्स की अगर मैं बात करूं तो अभी तक जो मारुति गाड़ियां मैंने चलाई है उससे ज़्यादा रोबस्ट, उससे ज़्यादा ठोस मुझे महसूस ये कार हुई है। आपको याद होगा हमने मारुति के R&D सेंटर के ऊपर माइल्ड हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड दोनों ही चलाई थी, और उसमें एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डिफरेंस मुझे महसूस हुआ था। जिस तरीके से दोनों की हैंडलिंग थी, ज़्यादा पकड़ के साथ, ज़्यादा बेहतर
ग्रिप के साथ मुझे जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला वर्जन है वो जाती नज़र आती है। तेज़ रफ्तार में इसकी हैंडलिंग आपको अच्छी लगेगी। कई बार जब आप तेज़ रफ्तार में मोड़ते हैं तो जो पकड़ होती है वो कॉन्फिडेंस देने वाली है। तो जैसे मैंने कहा कि डायनामिक्स के हिसाब से ये अभी तक जो मैंने मारुति चलाई उससे बेहतर मुझे महसूस होती है। सस्पेंशन की बात करूं तो वो आपको अच्छा बैलेंस नज़र आ रहा है। एक रीएश्योरिंग सी आवाज़ या थर्ड आपको महसूस होता है जब ये मुश्किल या ऊबड़-खाबड़ रास्ते से गुजरती है। ऑब्वियसली आप जब टर्न कर रहे होते हैं तो वहाँ एक्स्ट्रा सॉफ्ट या एक्स्ट्रा रिलैक्स्ड आपको फील नहीं होता, तो उस हिसाब से मुझे इसकी हैंडलिंग भी और सस्पेंशन सेटअप भी मुझे बैलेंस्ड नज़र आ रहा है। वहीं स्टीयरिंग व्हील की बात करूं तो यहाँ पे भी मुझे फ़र्क महसूस हो रहा है। जो रेगुलर मारुति की कार्स होती हैं उससे ज़्यादा आपको फर्म ये महसूस होगा। थोड़ा अच्छा फीडबैक मुझे मिल रहा है और हल्का सा ये मुझे ज़्यादा फर्म और ज़्यादा बेहतर फीडबैक देती हुई स्टीयरिंग व्हील नज़र आ रही है। और अब आते हैं इसके इंजन परफॉर्मेंस के ऊपर। जो फिगर है भले ही इलेक्ट्रिक मोटर और पेट्रोल इंजन मिला के आ रही है, लेकिन वो आपको शुरुआत में थोड़ी कम लगेगी। शुरुआती जो एक्सेलरेशन है वहाँ पर आपको फील हुआ कि हाँ, हल्की ताकत और होती तो और ज़्यादा एक्साइटिंग गाड़ी ज़रूर बनती। गाइस लगभग 8 घंटे की ड्राइव हो गई है, 11 बज गए रात के और लगभग 480 किलोमीटर्स के आसपास हमने ड्राइव कर लिया है। और यहाँ पे अब वक्त हो गया है जब भूख लगी है, खाएंगे। लेकिन उससे पहले 2-3 पॉइंटर्स रास्ते में जो मैं सोच रहा था उसके बारे में आपके साथ शेयर कर दूं। एक तो इसके हेडलैम्प की इंटेंसिटी और जो रेंज है वो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी बेहतरी हो सकती थी, क्योंकि रात के वक्त हमने ड्राइव किया। यहाँ पर एक एलिमेंट मुझे तुरंत ही महसूस हुआ जो और ज़्यादा इंटेंसिटी इसमें हो सकती थी, गुंजाइश थी। कई जगह जो बीच में बारिश हुई वहाँ पे मुझे लगता है वाइपर की क्वालिटी और थोड़ी सी सटीक हो सकती थी, जो रबर की क्वालिटी और क्लीन अच्छे से करे इस विंडस्क्रीन को। ये तो दो बेहतरी गुंजाइश की बात हो गई। एक या दो चीज़ें जो मुझे इस 8 घंटे की ड्राइव में अच्छी लग रही है। एक तो सीट कंफर्ट मुझे अच्छा लग रहा है, फटीग महसूस नहीं हुआ और कहीं पर भी एंगल, सीट के एंगल की वजह से मैं अनकंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा था। वहीं इसका ट्रांसमिशन भी मुझे काफ़ी स्मूथ लगा। यू फील इट, आई मीन वो इस वजह से भी मुझे अच्छा लगा क्योंकि आप उसको फील नहीं कर रहे थे। बहुत ही स्मूथली ये ऑपरेट कर रही थी थ्रू आउट। जितना भी आप एक्सीलेट कर रहे हैं, इंजन का जो भी परफॉर्मेंस है उस हिसाब से मुझे उसका परफॉर्मेंस काफ़ी स्मूथ लगा। और जो इंजन को, गाड़ी को, पैसेंजर्स को काफ़ी कंफर्ट जोन में वो ट्रांसमिशन रखता है। आई लाइक इट। तो गाइस ऑलमोस्ट 650 नहीं बल्कि 650 से ऊपर ही का सफर हो गया था। यानी अब वक्त आ गया जब इस स्टोरी को कंक्लूड किया जाए। हम बस दिल्ली में एंटर करने वाले हैं और इसके बाद जो कहानी हमने शुरू की थी उदयपुर से दिल्ली तक के लिए, उसका अंजाम क्या होगा वो बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें इस ग्रैंड विटारा में मुझे अच्छी लगी और कौन कौन सी चीज़ों में मुझे लग रहा है कि इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो पहले मैं बताऊँ कि इसकी ड्राइव क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। इसकी राइड क्वालिटी, जो कम्फर्ट था वो भी मुझे अच्छा लगा। सस्पेंशन पहले से बेहतर है, वो इससे मुश्किल रास्तों के ऊपर भी काफ़ी फर्म, काफ़ी बैलेंस तरीके से निकालता है और वो काफ़ी रीअश्योरिंग आपको लगता है। ट्रांसमिशन भी आपको इसका स्मूथ लगेगा और ओवरऑल जो फील है मैं कह सकता हूँ कि आप एक कंफर्टेबल एवरेज साइज, अगर हम फैमिली कहें तो 5 लोगों के लिए कंफर्टेबल गाड़ी ये मुझे नज़र आ रही है। क्या चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी जिसमें बेहतरी की गुंजाइश मुझे नज़र आ रही है, ख़ासकर जब हमने 600 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय किया, रात के वक्त भी सफ़र तय किया। एक तो जो मैंने शुरू में ही कहा था, इंजन जो शुरुआती पंच है थोड़ा सा एक्स्ट्रा लो एंड पर होना चाहिए था, ज़्यादा और चुस्त ये गाड़ी फील होती, एक चीज़ वो। लेकिन फीचर्स के मामले में 2-3 चीज़ों में मुझे लगता है कि काफ़ी गुंजाइश है बेहतरी की। एक तो मुझे रियर व्यू कैमरा जो है, रिवर्स कैमरा जो है, उसका रेजोल्यूशन बहुत एवरेज लगा और जिस सेगमेंट की कार है, जिस सेगमेंट में आने वाली है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि उस कैमरे के ऊपर मारुति को काम करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो थोड़ी सी प्रैक्टिकल लगी बेहतरी की, उसमें जो वायरलेस चार्जिंग का स्लॉट है उसे ज़्यादा प्रिसाइज डिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी गाड़ी इधर उधर मूव कर रही थी, झटके खा रही थी, तो फ़ोन की चार्जिंग, जो वायरलेस चार्जिंग है वो रुक रही थी,
और अब स्टोरी का वो हिस्सा जिसका शायद आप इंतजार कर ही रहे होंगे, क्योंकि यही वजह थी उदयपुर से दिल्ली तक इस कार को ड्राइव करने की, और वो है रियल टाइम एक्चुअल जो फ्यूल एफिशिएंसी निकल कर आ रही है। और 650 किलोमीटर प्लस ड्राइव करने के बाद जो ऑनबोर्ड मुझे फ्यूल एफिशिएंसी मिल रही है वो 22.8 kmpl की मिल रही है। और मैंने ऐसा नहीं है कि फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए बहुत आराम से ड्राइव किया, उसको बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में जिस तरह से हम लोग ड्राइव करते हैं हाईवेज के ऊपर, शहरों से गुजरते हुए, ट्रैफिक से गुजरते हुए, एक्सीलरेट करते हुए, वो सब करते हुए 22.8 kmpl का फ्यूल एफिशिएंसी आई है। इनका जो क्लेम्ड है वो है 27.97। और इस फ्यूल एफिशिएंसी फिगर के बाद अब ये ज़रूर लग रहा है कि टोयोटा जो इतने वक्त से कह रही थी कि हाइब्रिड जो है वो पेट्रोल या डीजल और इलेक्ट्रिक के बीच का एक रास्ता है, और टोयोटा और मारुति ने मिलकर जिस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को तैयार किया है वो एक अच्छा विकल्प नज़र आ रहा है उन कस्टमर्स के लिए जो मिड साइज एसयूवी लेना चाहते हैं और डीजल वाली फ्यूल एफिशिएंसी भी चाहते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव के इस वीडियो में। हूं अंकुर तनेजा और बगल में है वॉल्वो XC40 का फेसलिफ्ट वर्जन जो हाल ही में वॉल्वो ने लॉन्च किया है और इसका प्राइस भी फाइनली अनाउंस कर दिया है। कुछ अपडेट्स इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड ऑल्सो अब ये माइल्ड हाइब्रिड ऑप्शन के साथ अवेलेबल होने वाली है। तो क्या है वो सभी बदलाव इस नई वॉल्वो XC40 फेसलिफ्ट में, बात करेंगे उन सभी की। सो इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन कुछ नया बदलाव यहाँ फ्रंट लुक पे देखने को नहीं मिल रहा है। हेडलाइट्स पहले जैसी हैं, यहाँ पे वो थॉर हैमर वाला डिज़ाइन इसका ये DRLs में देखने को मिल रहा है। हेडलैम्प्स का डिज़ाइन सेम है एंड यही पियानो ब्लैक ग्रिल इसके फ्रंट में देखने को मिल रहा है एंड बड़ा सा ये वॉल्वो का लोगो इस XC40 फेसलिफ्ट में भी देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर नीचे इसके फॉग लैम्प्स दिए गए हैं। पावर ट्रेन की बात करें तो यहाँ पर जो इंजन दिया गया है वो सेम 2000 cc का है, जो पावर जनरेट करता है 195 bhp के अराउंड एंड टॉर्क है अराउंड 300 न्यूटन मीटर्स का। एंड अब ये माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पर इस नई वॉल्वो XC40 फेसलिफ्ट में देखने को मिलता है। साइड में आए तो यहाँ पर जो व्हील्स दिए गए हैं वो इसमें 18 इंचेस के 235 सेक्शन के व्हील्स इसमें देखने को मिलते हैं एंड सिंगल टोन में इसके अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। एंड इसके अलावा क्लैडिंग थ्रू आउट यहाँ पर इसके साइड में देखने को मिल रही है। टेल लाइट्स वही ट्रेडिशनल वॉल्वो वाला डिज़ाइन लैंग्वेज यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। सेंसर्स, रिवर्स कैमरा, रियर वॉशर वाइपर यहाँ पर इसमें दिया गया है एंड शार्क फिन एंटीना विद सनरूफ इसमें देखने को मिलती है। तो ये कुछ यहाँ पर इस तरह का डिज़ाइन जो कि पहले जैसा ही है इस वॉल्वो XC40 फेसलिफ्ट में देखने को मिलता है। चलते हैं अंदर क्योंकि फीचर्स कुछ नए वॉल्वो ने इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं। क्या हैं, बात करते हैं उनकी। तो इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर कुछ एडिशंस अब इस XC फेसलिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला जो एडिशन यहाँ पर हुआ है वो है इसका ये क्रिस्टल गियर नॉब अब इस XC40 फेसलिफ्ट में देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पर इसमें दिया गया है। इसके अलावा 2 USB-C टाइप कनेक्टर्स अब इसमें देखने को मिलते हैं। 12 वोल्ट का सॉकेट भी यहाँ पर दिया गया है। तो ये कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर नए हैं। इसके अलावा वायरलेस चार्जिंग है। एनालिस्ट जो है वहाँ पर फीचर्स की बात करें इस इंफोटेनमेंट सिस्टम की, जो ये वर्टिकल स्क्रीन यहाँ पर दिया गया है। गूगल मैप्स, गूगल असिस्टेंट और गूगल प्ले स्टोर अब इस XC40 फेसलिफ्ट में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो फीचर्स हैं, जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं, वो सब पहले जैसी XC40 वाले ही हैं, कोई बदलाव उसमें नहीं किया गया है। वर्टिकल स्लैट्स, AC वेंट्स देखने को मिल रहे हैं। स्टीयरिंग कंट्रोल्स की बात करें तो लेफ्ट साइड में इसकी क्रूज कंट्रोल के बटन्स हैं एंड राइट साइड में वॉइस कमांड, इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको एक्सेस करने के बटन्स यहाँ पे दिए गए हैं। एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, फुल डिजिटल स्क्रीन यहाँ पर दिया गया है जिसमें रेंज वगैरह यहाँ पर डिस्प्ले में देखने को मिलती है। एंड गूगल मैप्स इसमें इंटीग्रेटेड है, तो यहाँ पर आपको मैप्स का फुल डिस्प्ले इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल कुछ इंटीरियर ये इस तरह से देखने को मिलता है एंड ये कुछ एडिशनल फीचर्स अब इस XC40 फेसलिफ्ट में देखने को मिलते हैं। यस ऑफ कोर्स पैनोरामिक सनरूफ यहाँ दी गई है, इसको आप टच से ओपन या क्लोज कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन इस XC40 फेसलिफ्ट में देखने को मिलता है जो कि पहले भी वॉल्वो XC40 में था।
तो ये कुछ बदलाव इस वॉल्वो की XC40 फेसलिफ्ट में इन टर्म्स ऑफ फीचर्स देखने को मिलते हैं एंड माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ अब ये XC40 फेसलिफ्ट आ रही है। और इसके साथ साथ प्राइस की बात करूं तो इंट्रोडक्टरी प्राइस जो है वो है इसका 43,20,000 एक्स शोरूम प्राइस, बट आफ्टर सम टाइम उसका प्राइस जो वॉल्वो ने रखा है वो है 45,90,000 एक्स शोरूम। 43 वाला प्राइस सिर्फ एक लिमिटेड पीरियड के लिए। तो ये कुछ डिटेल्स, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इस नई XC40 फेसलिफ्ट को लेकर। So in Vadodara, where a very special delivery was done for this Maybach, and Martin is with us, and we wanted to talk about other issues also, other stories also, but this is something which is very interesting. Martin, tell us about this. We haven't seen this kind of personalized car deliveries in recent times. How do you and why do you plan something of this? Well, I mean, in principle, when someone purchases a luxury car, they not only buying the steel and metal, they also want a great experience with a luxury car. And we're always trying to customize and do it to surprise, to deliver something special. Okay, sticking to the luxury brand or segment only, how is it doing? Because what we've seen post-pandemic, the accelerated growth in the car market, luxury cars have flourished. And what's your reading? Yeah, I can clearly say we have much stronger growth in the luxury segment. Our overall growth this year is more than 30%, but specifically in the car range, say above 1 crore, in the super luxury like this one, we have extremely high growth numbers. The customers are really appreciating the products they get, the experience around they get. So I see also continuously that with our brand and our strong products, there is a good market in the luxury and in the top luxury segment. And in that segment, how is the electric vehicle segment moving? I mean, electric is now coming. Mercedes-Benz is completely prepared to go fully electric, and the biggest and I would say the benchmark in what is possible at the moment electric is the EQS 53 AMG. You told me earlier you had the opportunity to drive it. It's a fantastic car and it sets the benchmark now what is possible in electric, and we will by end of the month local production of the EQS 580, again a top product, fully electric, high-tech with a lot of features, will come then out of our local production here to India. So I think we are now charting the way of this active transition into electrification. So it's happening now at the top end, and later in the year we bring the EQB, which is a 7-seater, very different segment. So we're trying now several approaches at the same time, because we believe now is the time to really go into it, and in the next couple of years we will see significant growth in electric vehicles with added product offerings, but at the same time also with far higher consumer interest in electric vehicles. And could you share some numbers in case you could for the specifically electric vehicles from Mark? Yeah, I mean, at the moment, I can just say we are really, we had the EQC as the first car which we brought in. We sold triple-digit numbers on this car quite successfully. Now, since we are only launching now the EQS and EQS 580, I cannot give you actual numbers, but I can just say it will this year already start having contribution. Next year it will be remarkable or noticeable in our overall portfolio, but we also have to be realistic. I think till we get really higher percentages of electric vehicles in our own portfolios, it will take another 5 years or so, and then we'll have around, I guess, 25% of electric vehicles actually sold. You know, it still takes time that people get used to the cars, that they talk about it, they have real experience with it. At the moment, it's still, I'm thinking about electric, but we'll see more and more consumers and customers moving into an electric car then in the next couple of years. Another topic which has come up recently about the car safety, you had one team coming in to investigate that unfortunate accident which happened where Cyrus Mystery lost his life. But we don't know the findings, but just tell us the process and what happened and what team did you get? Let me say, first of all, we are the safety of vehicles is in the core of our DNA. I mean, Mercedes stands for safe vehicles, and I would assume that we have not only a strong history but also a strong future with very safe vehicles. When you come now to the actual, if there is an accident happening and
there is questions around what happened. It was a very prominent case which put it onto the agenda. Then we have a global team which is assessing data and the actual reviewing the actual car then, and they then create reports on that. For us, it's important. This global team has I would say, very good experience and all the tools and knowledges to deal with accident vehicles. And this team also came. They're still busy with their final report, but I have at this stage no reason to doubt that our cars work as they are designed in a very safe manner. Last question, you'll be moving to Thailand, Merck in a couple of months. What's your feeling? Are you going to miss India? And of course, yeah. How different is Thailand market? Well, for now I can only talk about the Indian market. I have enjoyed here now 4 years in India with our products, a great company, our great dealers, and with the Indian people, a lot of friends I made as well. So I found India extremely welcoming country, and I really enjoy it. Thailand, I have no clue about the market yet, so I'll get more induction when it comes towards end of the year and then beginning of next year. For now, my job is here to deliver the best year ever for Mercedes-Benz, and I'm quite confident we have a chance to do that in terms of sales, but also in terms of products we offer here. Perfect. Thank you so much. And Thank you very much. Thank Thanks. you. तो टाइम्स लाइव शो के आज के एपिसोड में इतना ही। कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। कमेंट्स का आपके हमें रहता है इंतजार। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के अलावा स्नैपचैट, इन सभी जगहों के ऊपर अपना संदेश आप हमें भेज सकते हैं। कोशिश करते हैं हम आपके सवालों के जवाब अपनी स्टोरीज के जरिए देने की। और इसके अलावा timesdrive.in तो हमारा वेबसाइट है ही, जहाँ लेटेस्ट गाड़ियों और मोटरसाइकिल से जुड़ी खबरें हम लेकर आते रहते हैं। तो अगले हफ्ते तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, ड्राइव सेफली, और पीछे भी बैठे हैं तो भी सीट बेल्ट्स प्लीज जरूर लगाइए। बाय।